हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा और उम्मीद है कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो क्लास है 8 PM से होती है और साइंस की होती है, लगातार होती है। इससे पहले हमारी अभी आपकी जीके की क्लास हुई और आज अपन कंटिन्यू करते हैं साइंस के इस सेशन को। कभी कभी हमारी क्लास बीच में रुक भी जाती है, हो नहीं पाती है पूरी। तो आइए जुड़िए आज के इस लाइव सेशन से। करते हैं अपन अपने जो जिस भी तरीके से अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी जीडी के PYQ क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे एसएससी जीडी की अगर अपन बात करें या एसएससी के लेवल की सारी बात करें, एसएससी में जितना भी मैटर आता है या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि रेलवे में जितना भी मैटर आता है, उस रेलवे का और अभी जो चल रहा है वो ज्यादा एसएससी का चल रहा है। कि जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, PYQ की अगर मैं बात करूं तो वो सारे टाइप के है। जो राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। वो सारी चीजें अपन यहाँ पे छोटे से लेके मोटे सवाल तक की अपन यहाँ पे चर्चा करने वाले। बहुत ही इजी सवाल आते हैं। कुछ सवाल हमने एक चैप्टर के किए थे और कुछ सवाल है जो हमारे यहाँ पे है जो बाकी रह गए थे। उन्हीं बाकी रहे सवालों को अपन आगे अब है जो कंटिन्यू करने की कोशिश करते हैं कि कहाँ तक है जो हमारा सवाल हो चुका था। तो 29-30 हमारा हो चुका था और आज का आपका पहला सवाल आप लोगों के सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सवाल आपको क्या बोलना चाह रहा है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। सवाल आपको ये बोलना चाह रहा है कि कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उसके कार्यों के संदर्भ में, संदर्भ भी नहीं है, संदर्भ में, ये नहीं है, संदर्भ, संदर्भ समझते हैं। संदर्भ में आपको यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो रॉन्ग स्टेटमेंट को यहाँ पे फाइंड करना, गलत को यहाँ पे है जो आपको यहाँ पे चुनना है कि गलत इनमें से कौन सा होगा। क्या लिग्निन का काम मजबूती का है? क्या क्यूटिन का काम जल हादसे से बचाना है? क्या सुबेरिन का काम जल संयमन का? या इनमें से सभी? क्या सारे गलत हैं, सारे सही है? आप लोग एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आंसर क्या जाएगा। ज्यादा समय नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन भी हमें 30 यहाँ पे कवर करने होते हैं। तो पहला आपको बोल रहा है कि लिग्निन, क्या लिग्निन का काम मजबूती होता है? लिग्निन का काम की कोशिका भित्ति के अंदर जो भी पदार्थ पाए जाते हैं, सेल वॉल। मैंने आपको बोला था कि जो सेल वॉल होता है वो किसी भी पादप का आउटर मोस्ट सेल होता है, आउटर मोस्ट पार्ट होता है। जैसे ये कोई पादप है, ये कोई किसी पादप का पार्ट है। इस पादप का जो बाहरी पार्ट रहेगा, इसके चारों तरफ एक लेयर पाई जाती है। इस लेयर को अपन बोलते हैं सेल वॉल। क्या बोलते हैं इसको? सेल वॉल बोलते हैं। अब सेल वॉल में उपस्थित पदार्थ, अब सेल वॉल में क्या कि अलग अलग टाइप के पदार्थ होते हैं। अब अलग अलग टाइप के पदार्थों में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिग्निन पाया जाता है। लिग्निन का काम होता है किसी भी पादप को मजबूती प्रदान करना। लिग्निन का काम क्या होता है? किसी भी पादप को मजबूती प्रदान करने का जो काम होता है लिग्निन का होता है। अगर मैं क्यूटिन की बात करूं तो क्यूटिन का काम भी क्या होता है? जल हादसे से पादप को बचाना, कि ज्यादा मात्रा में जल का यहाँ से बाहर न निकले दोनों ही तरफ। तो इस स्थिति में बचाने का जो काम करता है वो कौन करेगा? क्यूटिन करेगा। उसके बाद में अगर मैं सुबेरिन की बात करूं तो सुबेरिन का काम वाटर ट्रांसपोर्टेशन का नहीं होता है। सुबेरिन का काम यहां से ये राइट जाएगा क्योंकि ये गलत है स्टेटमेंट। ये क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है। गलत कैसे बोल रहा है? ध्यान से सुना मेरी बात को। इसका राइट स्टेटमेंट जाएगा ये। सुन रहे, समझ रहे बात मेरी को? मैं आपको ये बोल रहा हूं कि जो सुबेरिन है, इस सुबेरिन का काम जल का सहवन या अपने ऐसा बोल सकते हैं कि वाटर ट्रांसपोर्ट का काम किसका नहीं है? वाटर ट्रांसपोर्ट का काम हमारे सुबेरिन का नहीं है। तो सुबेरिन का वास्तव में हकीकत का काम क्या? तो अपन बोलेंगे सुबेरिन का काम है पादप की मरम्मत करना, या अपने ऐसा बोलते हैं पादप का वुड हेलिंग का काम करना। क्या काम करना? वुड हेलिंग का काम करना। या अपन बोल सकते हैं पादप के जो घाव होते हैं, घाव भरने का जो काम होता है वो किसका होता है? वो होता है हमारे सुबेरिन का। क्या काम होता है? सुबेरिन पादप का एक कोशिका भित्ति सेल वॉल में पाया जाता है। अब सेल वॉल में इसका काम होता है वुड हेलिंग का, या अपने ऐसा बोल सकते हैं घाव बढ़ने का जो काम होता है वो किसका होगा? ये मतलब सेल वॉल के अंदर, कोशिका भित्ति के अंदर अलग अलग टाइप के पदार्थ वगैरह पाए जाते हैं। इन्हीं पदार्थों की वजह से सेल वॉल क्या होती है? मजबूत होती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि इन चीजों के बारे में आपने नहीं सुना तो आप लोगों ने इसबगोल देखा होगा आपने। अब इसबगोल का जो बीज, अगर इसबगोल को अपन खाते हैं तो उसकी लार चिपक जाती है। वो लिग्निन की वजह से ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि लिग्निन वाटर के साथ क्या करेगा? रिएक्शन करेगा और जेलीनुमा पदार्थ का फॉर्मेशन करता है। तो अपन बोल सकते हैं कि वो क्या होता है? लिग्निन होता है। क्या होता है? लिग्निन। ऐसे ही सेल वॉल के अंदर अलग अलग टाइप के मैटर पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के पदार्थ पाए जाते हैं। हर एक का काम क्या होता है? अलग अलग होता है। तो सुबेरिन का काम यहाँ पे जल सेवन, जल को ट्रांसपोर्ट करने का नहीं होता, जबकि पादप की मरम्मत करने का काम होता है, या अपन ऐसा बोल सकते हैं घाव बढ़ने का काम होता है, मरम्मत का काम होता है। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल आपको बोल रहा है कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः किसकी बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन इन मेड अप ऑफ मेनली, कि प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज से बनी होती है, या लिग्निन और पेक्टिन की बनी होती है, या क्यूटिन और सुबेरिन की बनी होती है। इनमें से जो कोशिका झिल्ली है वो किसकी बनी होती है? आप लोगों को ये सवाल शायद मैंने जहां तक मेरे को लग रहा है मैंने करवा भी दिया है आप लोगों को कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है। इसका जो हमने आंसर निकाला भी था पहले की क्लास में। तो इसमें अपन ज्यादा समय नहीं लेंगे, मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि सवाल आपको क्या बोलना चाह रहा है। सवाल बोल रहा है कि सेल वॉल का फॉर्मेशन किससे होता है? सेल वॉल का फॉर्मेशन है जो किससे होता है? तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट आंसर जा रहा है। ठीक है, समझ गए? ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे बोल रहा है कि प्रोटीन और लिपिड से क्या बना होता है? अपन बोलेंगे सेल
मेम्ब्रेन बनी होती है, कोशिका झिल्ली बोल दो, या अपन इसको बोल सकते हैं प्लाज्मा झिल्ली। क्या बोल सकते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, प्लाज्मा झिल्ली अपन इसको बोल सकते हैं, या अपन इसको बोल सकते हैं जीव द्रव्य कला। क्या बोल सकते हैं? जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं जीव द्रव्य को, जीव द्रव्य कला के नाम से अपन इसको जान सकते हैं। तो अगर मैं कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति की बात करूं तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर आप लोगों ने इतना तो सुना ही होगा कि एक तो होती है प्लांट सेल, क्या होती है? प्लांट सेल होती है, एक होती है एनिमल सेल। प्लांट सेल होती है, एक होता है एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल होती है। अब प्लांट और एनिमल में क्या फर्क है देखना। प्लांट को अपन बोलते हैं पादप की कोशिका। क्या बोलते हैं? प्लांट को अपन बोलते हैं पादप की कोशिका। प्लांट को अपन क्या बोलेंगे? ये पादप की कोशिका है। और पादप की हमें बाहरी सुरक्षा की जरूरत होती है, तो पादप के अंदर दो लेयर हो गई। एक तो बाहरी जो वॉल हो गई वो तो होगी सेल वॉल, और सेल वॉल के अंदर होगी सेल मेम्ब्रेन। दो हो गई सेल मेम्ब्रेन, ये हो गई दो अलग अलग। अगर यही बात मैं एनिमल की करूं तो एनिमल में एक ही होती है, डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन ही होती है, सेल वॉल इसके अंदर नहीं पाया जाता। किसमें? सेल वॉल इसके अंदर नहीं पाया जाता। तो प्लांट सेल के अंदर जो सेल वॉल है उसका काम क्या हो गया? उसका काम ये हो गया कि जो सेल वॉल होती है पादप का जो एटमोस्फेयर वातावरणीय कारक है या पर्यावरणीय जो कारक है उनसे सुरक्षा करने का काम करता है। पर्यावरणीय कारक से सुरक्षा, पर्यावरणीय कारक से जो सुरक्षा का काम होता है वो पर्यावरणीय कारकों से सुरक्षा का काम किसका होता है? सेल वॉल का होता है। किसका होता है? सेल वॉल। और हमें यही पूछा कि हमें ये पूछा कि सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है, और इसका फॉर्मेशन किससे होता है? तो अपन बोलेंगे कि इसका फॉर्मेशन प्रोटीन, लिपिड, या अपन इसको क्या बोल सकते हैं? लिपोप्रोटीन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? लिपोप्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानेंगे? क्योंकि लिपिड और प्रोटीन दोनों लिपोप्रोटीन में आ गया। लिपिड और प्रोटीन दोनों किसमें आ गया? लिपोप्रोटीन में आ गया। अगर यही सवाल आप लोगों को ये पूछा जाता कि सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो अपन बोलते हैं सेलुलोज या हेमीसेलुलोज। सेल वॉल किसका बना होता है? हेमीसेलुलोज सेल वॉल। कोशिका जो भित्ति होती है, तो कोशिका भित्ति का फॉर्मेशन किससे होगा? कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होगा? तो अपन बोलेंगे सेलुलोज से। ये हमने पिछली की क्लास में भी हम लोगों ने चर्चा की थी यहाँ पे कि जो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज है वो सेल वॉल का फॉर्मेशन करते हैं, या अपने ऐसा बोल सकते हैं कोशिका भित्ति का फॉर्मेशन करते हैं। कोशिका भित्ति का फॉर्मेशन करते हैं। कोशिका भित्ति का ये क्या करते हैं? फॉर्मेशन करेंगे अपन। कौन? सेलुलोज और हेमीसेलुलोज। आगे अगर मैं आप लोगों को एक अच्छा सवाल यहाँ पे दूं तो अच्छा सवाल आप लोगों के लिए, एग्जामिनर कई बार पूछता कि कवक की सेल वॉल किसकी बनी होती है? कवक जो होता है, कवक जो होता है, जो फंजाई होता है, उस फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो एग्जाम में सवाल आएगा कि फंजाई की जो सेल वॉल बनी होती है वो बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है? लिख देना, आप नोट कर लेना इस चीज को कि जो आपके पास फंजाई होता है, कवक होता है, उस कवक की सेल वॉल किसकी बनी होती है? तो आपका आंसर आना चाहिए कवक की सेल वॉल बनी होती है काइटिन की। बहुत बार एग्जाम में सवाल आया तो इसलिए मैं यहाँ पे इंपोर्टेंट करके इसको जो लिखवा रहा हूँ। अगला सवाल आपको क्या बोल रहा है? अगला सवाल आपको बोल रहा है कि निम्न में से चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के नाम से किसे जाना जाता है? निम्न में से चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन कोशिका झिल्ली दे रखा है, ऑप्शन कोशिका भित्ति सेल वॉल दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है राइबोसोम की झिल्ली मेम्ब्रेन ऑफ राइबोसोम, ऑप्शन दे रखा है आपको इनमें से कोई नहीं। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली किसको बोलेंगे? समझे चीज को? देखो ध्यान से सुना मेरी बात को। मैं आपको कुछ बात यहाँ पे इससे पहले बता देता हूं जिससे आपका कवर हो जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको क्या बोलेगा? देखो सवाल आपको क्या बोलेगा। मैंने आपको बोला कि किसी भी कोशिका के अंदर पाई जाती है कोशिका झिल्ली। क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। अभी सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? सेल मेम्ब्रेन का काम होता है पादप के अंदर कोई भी पदार्थ जा रहा है, जैसे पादप के अंदर कौन पार्टिकल जा रहे हैं, पादप के अंदर इधर से भी जा रहे हैं, इधर से भी जा रहे हैं, दोनों तरफ से पार्टिकल जा रहे हैं। अब उन पदार्थों का चयन करना पड़ेगा। किसको? सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन बोल दो, या अपन बोल सकते हैं प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। तो इसका काम होता है पदार्थों का चयन करना। इसका फंक्शन क्या? पदार्थों का चयन करने का काम इसका होता है। अब चयन करेंगे तो इसको अपन नया नाम देंगे चयनात्मक झिल्ली। क्या नाम देंगे? चयनात्मक झिल्ली। इसको नया नाम दिया हमने चयनात्मक झिल्ली। दूसरा इसका काम होता है पदार्थों को पार करवाना, तो अपन इसको बोलेंगे पारगम्य झिल्ली। क्या बोलेंगे? पारगम्य झिल्ली। क्या नाम देंगे इसको? इसको दूसरा हमने नाम दे दिया पारगम्य झिल्ली। चयनात्मक झिल्ली नाम दे दिया, पारगम्य झिल्ली नाम दे दिया, और दोनों को मिला के अपन ये बोल सकते हैं कि चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, क्योंकि चयन करके पार करवाते तो अपन ने इसको बोल दिया चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। तो इसका राइट आंसर तो क्या चला जाएगा? इसका राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दूसरा, क्या सारे पदार्थों का चयन करके अंदर डाल देती है? नहीं, कुछ पदार्थों को बाहर भी रखते हैं, जैसे कुछ पदार्थ इसके बाहर रह गए और कुछ पदार्थ इसके अंदर इसने पहुंचा दिए। तो इसने क्या किया? आधे पदार्थों को पार करवा दिया और आधे पदार्थों को पार नहीं करवाया। तो यहाँ पे इसका मैं पूरा नाम लिखूं तो क्या लिखूंगा? तो पूरा नाम इसका लिखा जाएगा चयनात्मक अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये मैंने इसका पूरा नाम दे दिया। पार भी करवाती है, आधों को करवाती है और चयन करके करती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। किसको दे देंगे? सेल
मेम्ब्रेन को ये नाम दे देंगे, न कि सेल वॉल को। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। अगला बोल रहा है कि कौन सी प्रक्रिया ऐसी है जो कोशिका झिल्ली के पदार्थों को आर पार करवा देती है? इनमें से कौन सी ऐसी झिल्ली है जो कोशिका, जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, इधर मैंने आपको सवाल में क्या बताया कि कोशिका झिल्ली का काम होता है पदार्थों को इसके अंदर लेके जाना, पदार्थों को इसके अंदर लेके जाने का काम किसका होता है? तो अपन बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन का होता है, कोशिका झिल्ली का होता है। अब ये कोशिका झिल्ली पदार्थों को पार करवाती है, तो यहाँ पे एक मेथड काम आता है, उस मेथड का आप लोगों को बताना है। क्या डिफ्यूजन होता है, क्या ऑस्मोसिस होगा, या बोथ होंगे, या इनमें से कोई नहीं होगा? दो ऑप्शन आप लोगों के सामने, एक का नाम है डिफ्यूजन विस्तरण, दूसरे का नाम है ऑस्मोसिस या परसरण। ये परासरण है, ये क्या है? परासरण है। ये क्या है? यहाँ पे परासरण है। आप आंसर करो, 1 मिनट। तो आप लोगों को क्या बोला? आप लोगों को यहाँ पे बोला गया है, आवाज आ रही है क्लियर? तो प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आ जाते हैं, विसरण परासरण उपयुक्त ने दोनों में। देखो आप लोगों को मैं बता दूं कि किसी भी सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर अगर पदार्थ जाएंगे, किसी भी कोशिका के अंदर अगर पदार्थ जाएंगे बाहर से, इसके अंदर अगर पदार्थ जाएंगे ऐसे, भाई पदार्थ इसके अंदर जाएंगे। अब अगर पदार्थ जाएंगे तो दो तरीके से जाएंगे, या तो होगा उनका विसरण, या तो होगा उनका विसरण डिफ्यूजन। क्या होगा? उनका विसरण होगा, डिफ्यूजन होगा, या होगा उनका परासरण। तो मैं आपको बता दूं, विसरण का मतलब होता है फैलना, विसरण का मतलब होता है फैलना, और परासरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट होना। हकीकत में तो इन दोनों का नाम ही है, लेकिन अब फैलने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? फैलने का मतलब अगर इसके अंदर गैसें जाती है, जैसे मान लो कि पादप क्या करेगा, O2 गैस को रिलीज करेगा और बदले में क्या लेगा? CO2 गैस लेगा। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, इस प्रोसेस को तो अपन बोलते हैं कि अगर ये सवाल ऐसे पूछता कि पादपों में गैसों का परिवहन या कोशिका झिल्ली के आर पार किससे करेंगे, तब तो हमारा आंसर क्या आता? विसरण आता। अगर मैं ये बोलता कि जल का, किसी दूसरे पदार्थ का बाहर निकलना या वो अंदर ऊपर की तरफ खींचना, वो किसके द्वारा होगा, तो अपन बोलते हैं उसका आंसर परासरण या ऑस्मोसिस। तो दो तरीके की चीजें हो गई। कितने तरीके की? दो तरीके की। गैसों को इनहेल और एक्सहेल करेंगे या बाहर अंदर करेंगे, तब तो अपन काम में लेंगे विसरण। और परासरण का मतलब है कि पदार्थों का, कहने का मतलब है कि विसरण जो वर्ड काम करेगा ये किसके लिए काम करेगा? गैस के लिए काम करेगा। और परासरण जो वर्ड काम करेगा ये किसके लिए काम करेगा? लिक्विड के लिए करेगा। और ये दोनों ही काम किसमें होते हैं? किसी भी पादप के अंदर होते हैं। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या जाएगा राजा? राइट आंसर जाएगा कि उपयुक्त दोनों यहाँ पे किसी भी पादप के अंदर कोशिका झिल्ली में पदार्थ क्या होते हैं? आर पार हो जाते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल बोल रहा है कि जल के अणु की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से होती है, जल के अणु की गति, तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? कितना अच्छा क्वेश्चन है। जल के अणु की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से होती है तो उसे, अभी भी जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं आपका आंसर देने का। अच्छा सवाल है। इसकी वैसे डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया कि क्या कहना चाह रहा है सवाल, सवाल आपको क्या कहना चाह रहा है वो आप लोगों को पता चल गया होगा। सवाल आपको क्या कहना चाह रहा है? सवाल आपको कहना चाह रहा है, मैंने अभी आपको बोला, मैंने क्या बोला? मैंने आपको ये बोला कि पादप है, इस पादप के अंदर क्या जाएंगे? पादप के अंदर गैसें जाएगी। भाई पादप के अंदर गैसें जाएगी, जैसे मान लो कि CO2 गई, पादप से बाहर क्या निकली? O2 निकली। ये काम किससे होगा? तो अपन बोलेंगे ये काम होगा आपका विसरण से। किससे होगा? विसरण से। यही बात अगर मैं जल की करूं कि जल बाहर छोड़ेगा और जल जड़ों के माध्यम से ऊपर जाएगा, ये किससे होगा? तो अपन बोलेंगे परासरण से। किससे होगा? परासरण से। ये दोनों मैंने आपको बता दिया कि परासरण और विसरण का अर्थ मैंने बता दिया। परासरण का मतलब है कि जैसे लिक्विड पार्ट को ट्रांसपोर्ट करना, और विसरण का मतलब है गैसीय पार्ट को ट्रांसपोर्ट करना। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है जल कि जल के अणु की गति वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, मतलब पार करने का काम जो झिल्ली के द्वारा किया जाएगा। अब वो पारगम्य झिल्ली होगा, वो किससे होगा? तो आप लोगों को पता कि कंडक्शन का मतलब होता है चालन। ये ऊष्मा स्थानांतरण का एक मेथड है, एक विधि है, एक विधि है किसकी? हीट ट्रांसफर की, ऊष्मा स्थानांतरण की। तो ये आपके सामने आ गया एक ऊष्मा स्थानांतरण की विधि, हीट ट्रांसफर का मेथड हो गया। इसका मतलब ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। दो बच्चे आप, एक डी क्या बोला? डी भी गलत है। क्यों? कन्वेक्शन 7 का मतलब होता है कि किसी भी गैसीय पार्ट को लिक्विड में, गैस को द्रव्य में बदलने की जो प्रोसेस होती है, गैस को द्रव्य में बदलने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं? तो अपन बोलेंगे कन्वेक्शन के नाम से जानते हैं, संवहन के नाम से जानते हैं। आपके सामने ऑप्शन बच्चे दो, और दोनों का अर्थ मैंने आपको बताया। विसरण तो हमेशा गैस के लिए काम करेगा, विसरण तो गैस के लिए काम करेगा, और परासरण किसके लिए काम करेगा? तो परासरण काम करेगा द्रव्य के लिए।
पानी क्या है यहाँ पे, द्रव है। तो आंसर क्या आ जाएगा, द्रव के आधार पर हमारा आंसर क्या जाएगा, हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा यहाँ पे क्या जाएगा राजा, करेक्ट आंसर जाएगा। क्लियर। अगला सवाल, अगला सवाल बोल रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली की रचना को किसकी सहायता से देख सकते हैं, प्लाज्मा झिल्ली की रचना को किसकी सहायता से, स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैन ऑब्जर्व ओनली थ्रू एन टेलीस्कोप, साधारण सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। तो भैया इसका आंसर क्या जाएगा मेरे भाई, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है उसकी सहायता से अपन क्या देख सकते हैं, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना को, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली की संरचना के लिए अलग अलग यहाँ पे क्या दिए गए थे, मॉडल दिए गए थे, जैसे डेविएशन मॉडल, डेविएशन मॉडल, तरबूज मॉडल, सॉरी तरबूज मॉडल क्या, वो क्या बोलते हैं उसको, नाम भूल गया मैं, जर्मर मॉडल, डेविएशन मॉडल, जर्मर मॉडल बोल सकते हैं, या अपन इसको बर्गर मॉडल, इस तरीके से मॉडल दिए गए थे इसके दौरान। तो अब उनकी संरचना को किस आधार पर, किसकी वजह से देख सकते हैं, अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। एक आपको अच्छा सवाल मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा, एग्जामिनर ने बहुत बार आजकल सवाल पूछ लिया, तो इस सवाल को भी आप यहाँ पे याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की डिस्कवरी है वो नोल व रस्का के द्वारा की गई, नोल व रस्का, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी नोल व रस्का, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी नोल व रस्का। अगला सवाल, जीवद्रव्य किसका सम्मिलित रूप है, प्रोटोप्लाज्म। देखो भाई बहुत इजी सवाल आप लोगों के सामने आया, मैंने आपको ये बताया था एक दिन की क्लास में, मैंने आपको ये बोला था कि हमारी एक सेल होती है, एक हमारे पास कोशिका है, क्या हमारे पास कोशिका, और कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है, केंद्रक, और केंद्र के अंदर क्या पाया जाता है, ये आपका गुणसूत्र। तो यहाँ पे ये तो हो गया आपका केंद्रक, ये हो गया आपका कोशिका, तो ये बाहर की झिल्ली कोशिका झिल्ली, और ये है कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। तो ध्यान देना मेरी बात को, और इन दोनों के बीच में पाया जाता है दूसरे पदार्थ, इन दोनों के बीच में क्या पाए जाते हैं, यहाँ पे दूसरे पदार्थ पाए जाते हैं। ये लो, ये पदार्थ। अब आप ध्यान देना मेरी बात का, ध्यान देना देने वाली बात क्या है, और सवाल आपका क्या बनेगा, सवाल बनेगा ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है आपको, इसको तो बोलेंगे अपन कोशिका द्रव्य, क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं अपन साइटोप्लाज्म। और अगर मैं इस कोशिका द्रव्य के साथ में ऐड कर दूं इस केंद्रक वाले पार्ट को, कोशिका द्रव्य के साथ अगर मैं ऐड कर दूं साइटोप्लाज्म प्लस अगर मैं ऐड कर दूं केंद्रक न्यूक्लियस को, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपका जीव द्रव्य बनाते हैं। किसी भी जीव का, कोशिका एक जीव है तो उसका द्रव्य बनाएंगे, इसको बोलते हैं अपन प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म का मतलब हो गया कोशिका द्रव्य के अंदर केंद्रक होना चाहिए, तब तो अपन उसको बोलेंगे जीव द्रव्य। अन्यथा उसको कोशिका का जो द्रव्य लिक्विड पार्ट है उसको कोशिका द्रव्य के नाम से, साइटोप्लाज्म के नाम से अपन जानते हैं। तो कोशिका द्रव्य और कोशिका भित्ति, आपका ऑप्शन नंबर एक क्या हो गया यहाँ पे गलत। दूसरा बोल रहा है कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली को ऐड नहीं करना। तीसरा बोल रहा है कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या जाएगा भैया, करेक्ट आंसर जाएगा। समझ गए चीज को, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे क्या रहने वाला है, आपका यहाँ पे करेक्ट रहने वाला। अगला सवाल बोल रहा है आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया, हु इज द डिस्कवर्ड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, हु इज द डिस्कवर्ड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इस सवाल का आंसर आप लोगों को यहाँ पे है जो बताना, बताओ देखिए जल्दी बताना। हाँ भाई, तो आप लोगों को बताना माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की था। ऑप्शन हमारे पास कितने, ऑप्शन हमारे पास चार है, कोलिकर, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन और ल्यूवेनहुक। चार ऑप्शन हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर है, चार ऑप्शन क्या बोल रहा है, कोलिकर बोल रहा है, रॉबर्ट हुक बोल रहा है, रॉबर्ट ब्राउन बोल रहा है, ल्यूवेनहुक। मैंने आप लोगों को बता भी रखा है, रॉबर्ट हुक का वर्ड आता है आप लोगों को दिमाग में आना चाहिए कि इन्होंने सेल की खोज की, सेल की खोज की। और सेल की खोज कब की गई थी, 1665 में की थी। 1665 में जो कोशिका थी वो कोशिका थी कैसी, मरत, मतलब मरी हुई कोशिका की खोज की। दूसरा आप लोगों को रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन का नाम याद आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि केंद्र, केंद्र की खोज किसने की थी, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। ल्यूवेनहुक के बारे में मैंने आपको जो सवाल बताया था, वो सवाल आप लोगों का ये था कि जो हमारा अपने बोल सकते हैं कि माइक्रो बायोलॉजी के जो जनक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जो जनक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जो जनक है वो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है आपके, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक आपके एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक है। कौन है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक है। ठीक है, अब हमारा ऑप्शन क्या बचा, ऑप्शन नंबर एक हमारा यहाँ पे राइट आंसर के लिए बच गया राजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक हमारा क्या बच गया, ऑप्शन नंबर एक हमारा राइट आंसर के लिए बच गया। ऑप्शन नंबर वन आपको ये बोल रहा है कि कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। ध्यान देना मेरी बात पे, माइटोकॉन्ड्रिया की दो खोज करता है, एक तो आप लोगों को वर्ड याद रखना है कोलिकर, क्या याद रखना है, कोलिकर। एक वर्ड याद रखना आपको अल्टमान, माइटोकॉन्ड्रिया की।
माइटोकॉन्ड्रिया की। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए नाम याद रखना कोलिकर, दूसरा आप लोगों को याद रखना अल्टमान। अब अल्टमान और ये दोनों क्या है, इन दोनों के वर्ड कैसे पूछेगा। ज्यादातर जो वर्ड आता है वो अल्टमान का नाम आता कि अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, जबकि अल्टमान ने जिस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी वो जंतु कोशिका थी, और कोलिकर ने जिस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी वो पादप कोशिका थी। क्या थी? पादप कोशिका। तो अल्टमान कोलिकर ने इसे जो नाम दिया था वो फाइला नाम दिया था, फाइला। और अल्टमान ने जो नाम दिया था वो दिया था बायोब्लास्ट, बायोब्लास्ट नाम दिया था। लेकिन जो बेंडा आदमी आया था इन दोनों के बाद, कौन सा? बेंडा। और बेंडा ने इसे वास्तव में हकीकत में क्या नाम दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में अपन बोलते हैं सूत्र कणिका। क्या बोलते हैं राजा? माइटोकॉन्ड्रिया को अपन बोलते हैं सूत्र कणिका के नाम से अपन इसको जो जानते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या बना? हमारा क्वेश्चन बना कि माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया कोलिकर अल्टमान पादप फाइला, अल्टमान की कोलिकर पादप कोशिका, फाइला नाम दिया, बायोब्लास्ट नाम अल्टमान ने दिया, बेंडा नाम हकीकत में किसने दिया था? इसे माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में अपन इसको बोलते हैं सूत्र कणिका। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया। देखो अभी भी मैंने आपको बताया, आंसर भी आप लोगों के सामने आ गया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो वर्ड है वो किसके द्वारा दिया गया था? बेंडा के द्वारा दिया गया था। आपको ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम दिया गया वो बेंडा। क्या नाम दिया गया? बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया। हिंदी में अपन इसको सूत्र कणिका के नाम से जानते हैं, सूत्र कणिका। अच्छा, आपको अगर मैं ये बताऊं कि एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करवाना, एनर्जी प्रोवाइड क्या करवाना? एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी तो प्रोवाइड करवा देगा, लेकिन ध्यान रखना किस रूप में करवाता है ये भी पूछेगा, तो आप बोलेंगे एटीपी के रूप में करवाता है। अगर किसी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम है, किसी कोशिका में अगर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम है तो अपन क्या बोलेंगे? उस कोशिका के अंदर एक से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। किसी भी कोशिका में एक से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। एग्जामिनर ने कई बार लाइनें दे दी, क्या किसी कोशिका में एक से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा सकते हैं? तो आपको याद रखना कि किसी भी कोशिका में एक से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि उस कोशिका को कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। जितनी किसी भी सेल को कोशिका की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या बना देगा? अपना माइटोकॉन्ड्रिया। रीजन है, रीजन ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का क्या पाया जाता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर इसका डीएनए प्रेजेंट होता है। तो अपन ये बोलेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है, और डीएनए प्रेजेंट होने की वजह से एक माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका में एक से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो जो यहाँ पे आपके हो सकते हैं। अगला सवाल, क्रेब्स चक्कर की घटनाएं कहाँ होती है? अब क्रेब्स चक्कर के बारे में आप लोगों को पूछ ले कि क्रेब्स चक्कर की घटना कहाँ होती है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्रेब्स चक्कर होता क्या है, उसके बाद में आपको पता होना चाहिए कि क्रेब्स चक्कर की घटना होती क्या है। तो देखो भाई, मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई थी। मैंने ये बोला था कि किसी भी कोशिका में क्या होती है? ऊर्जा एटीपी के रूप में बनती है। अब ऊर्जा बनती है तो एटीपी के रूप में, लेकिन बनाने की एक प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस को अपन किस नाम से जानते हैं? क्रेब्स चक्कर के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमारी बॉडी के अंदर सेल जो होती है वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस करती है। कोशिका जो श्वसन की क्रिया करती है। अब श्वसन की क्रिया दो तरीके से होती है। एक तो होती है ग्लाइकोलाइसिस चक्र के दौरान, ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरा होता है क्रेब्स चक्कर के दौरान। एक तो होती है ग्लाइकोलाइसिस चक्कर, दूसरा होता है क्रेब्स चक्कर। अब ये जो क्रेब्स चक्कर होता है ना, ये तो किसी भी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में, किसी भी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और ग्लाइकोलाइसिस किसी भी कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। ये दोनों वर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में, क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। अब क्रेब्स चक्कर की प्रक्रिया कहां संपन्न होगी? तो अपन बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। अब क्रेब्स चक्कर जो एनर्जी बनाता है ना हमारी बॉडी में, वो एनर्जी बनती है ज्यादा मात्रा में। माइटोकॉन्ड्रिया के दौरान एनर्जी ज्यादा मात्रा में बनती है। तो आप लोगों को वर्ड याद रखना कि यहाँ से जितने एटीपी बनेंगे वो एटीपी बनेंगे 36 एटीपी। कितने एटीपी के अणु? 36। और यहाँ से जो एटीपी बनते हैं वो बनते हैं 2 एटीपी। तो 2 और 36 एटीपी अलग अलग रूप में बनते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और वहीं से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। तो क्रेब्स चक्र की घटना हमारी कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया वाले पार्ट में क्या होती है? संपन्न होती है। फिर बोलते हैं कोशिका का शक्तिग्रह किसे कहा जाता है? इज नाउन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। बताओ देखो। देखो मेरे भाई, सवाल आपको क्या पूछा और आंसर क्या देना है। देखो, जिस तरीके से सवाल पूछा उसी तरीके से अपन इसका आंसर भी देते हैं। लाइसोसोम, लाइसोसोम को बोला जाता है आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग्स। क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली, या अपन इसको बोल सकते हैं सुसाइडल बैग्स। क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली, सुसाइडल बॉक्स। राइबोसोम को अपन बोलते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या बोलते हैं? फैक्ट्री। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया को अपन किस नाम से जानेंगे? अपन बोलेंगे कोशिका का शक्तिग्रह। शक्तिग्रह क्यों बोलते हैं? पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पावर देता है। किस रूप में देता है? एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाने का काम करता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस। क्या बोलते हैं? पावर हाउस। इधर देखो, एटीपी तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कोशिका द्रव्य में भी बनती है, लेकिन कोशिका द्रव्य को क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि कोशिका द्रव्य कम मात्रा में ऊर्जा देता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा मात्रा में ऊर्जा देता है।
इसीलिए इस कोशिका को पावर हाउस बोल सकते हैं, शक्तिगृह बोल सकते हैं, ऊर्जा घर बोल सकते हैं, इसका स्वायत्तशासी अंग बोल सकते हैं, स्वायत्तशासी अंग बोल सकते हैं, सूत्रकणिका इसको बोल सकते हैं, बहुत सारे इसके नाम है, समझ गए। उसके अलावा लवक, लवक को बोलते हैं अपन प्लास्टिड, 3 टाइप के होते हैं, बता दिया, समझ गए चीज को। प्रोटीन की फैक्ट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रोटीन बनाने का काम किसका होता है? राइबोसोम का होता है। आत्मघाती थैली लाइसोसोम को क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या 50 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, 50 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल बोल रहा है कि निम्न में से किसमें कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम या लवक? बताओ देखे। अभी अभी मैंने आपको बताया, अभी अभी बताया मैंने आपको, निम्न में से किसमें कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है? देने नहीं है, देने है। देखो क्या बोलना चाह रहा है, ये आपको ऐसे बोलना चाह रहा है, मैंने आपको पीछे बोला कि इसमें अंदर 50 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, किसमें? लाइसोसोम में। तो आंसर तो देखो भैया, इसका लाइसोसोम होगा, आंसर तो क्या होगा? इसको लाइसोसोम होगा। ऑप्शन नंबर सी का आंसर क्या होगा हमारा? 42 का ऑप्शन होगा हमारा लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्यों होगा? क्यों? मैंने आपको क्या बोला कि जो लाइसोसोम है, पहली बात तो आप लोगों को याद रखना है कि जो लाइसोसोम है इसकी खोज किसने की? तो आप बोलेंगे लाइसोसोम की खोज की थी डी डुवे ने। किसने की थी? लाइसोसोम की खोज की थी डी डुवे नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने इसकी खोज कर दी। अब इसके अंदर पाए जाते हैं 50 प्रकार के, 50 प्रकार के हाइड्रोलेजेज प्रकृति के एंजाइम, हाइड्रोलेजेज एंजाइम। अब हाइड्रोलेजेज क्यों बोला? क्योंकि हाइड्रोलेजेज का मतलब है जल में घुलने वाले, जल में घुलने वाले एंजाइम हाइड्रोलेजेज एंजाइम होते हैं। कहां पाए जाते हैं? तो अपन बोलेंगे ये पाए जाते हैं लाइसोसोम में। अब अगर कोई भी कोशिका कचर पचर ज्यादा करेगी तो वो क्या करेगा? लाइसोसोम अपने एंजाइमों को छोड़ देगा, अपने एंजाइमों को छोड़ देने की वजह से कोशिका घुल जाएगी या कोशिका मर जाएगी। तो अगर किसी भी चोट लग जाती है, कई बार तो मवाद वगैरह आती है, तो मवाद वगैरह इसी की वजह से आती है कि कोशिका अपने आप को घोल रही है। लाइसोसोम की खोज अभी अभी मैंने आपको बता दिया, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो अपना आंसर आएगा लाइसोसोम की खोज डी डुवे नामक वैज्ञानिक ने जो यहाँ पे की थी। हमारा राइट आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। मैंने आपको बोल दिया, बेंडा के बारे में बता दिया, और ये सोशन स्वान है, स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडन और स्वान, ये सेल थ्योरी वाला जो पार्ट था ना, मैंने आपको बताया था, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी। अगला, लाइसोसोम को कहा जाता है पाचक थैली, डाइजेस्टिव, आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग, प्रोटीन फैक्ट्री। तो बताओ बताओ इन 3 आंसर क्या जाएगा? 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है, पाचक थैली, आत्मघाती थैली, प्रोटीन की फैक्ट्री, या बी और डी दोनों। देखो ध्यान से सुनना, आंसर तो हमारा जाएगा इसमें आपका ए और बी दोनों। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। क्यों जाएगा? मैंने आपको बोला कि आत्मघाती थैली सुसाइडल बैग्स के नाम से तो है ही, क्योंकि इसका काम भी पचाने का। सुसाइडल बैग्स का काम है कि ये क्या करेगा? उसी कोशिका को डाइजेस्ट कर देगा। तो ऑप्शन ए भी सही, ऑप्शन बी भी सही, तो इसकी वजह से ऑप्शन नंबर हमारा डी भी यहाँ पे क्या जाएगा राजा? करेक्ट जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल बोलता है कि निम्न में से रंगहीन लवक कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलरलेस प्लास्टिड? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलरलेस? कलरलेस प्लास्टिड का मतलब समझ गए? जिस लवक के पास, देखो मैंने आपको बताया था कि जो लवक होते हैं, जो प्लास्टिड होता है, वो 3 टाइप का होता है। एक का नाम बताया था मैंने आपको, क्रोमोप्लास्ट। क्या नाम बताया था? मैंने आपको बताया था क्रोमोप्लास्ट। दूसरा का नाम आप लोगों को याद रखना था ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरा का नाम आपको याद रखना था क्लोरोप्लास्ट। क्या नाम याद रखना था? क्लोरोप्लास्ट। ये 3 आप लोगों के वर्ड यहाँ पे है जो राइट आंसर, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। 3 वर्ड आप लोगों को यहाँ पे याद रखने। लवक 3 टाइप के होते हैं। क्रोमोप्लास्ट का मतलब है जो रंग दे, रंग देता। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब है रंग नहीं देता, रंग नहीं। और क्लोरोप्लास्ट का मतलब है हरा रंग, हरा रंग देता। 3 टाइप के हो गए ना राजा? 3 टाइप के। कितने टाइप के? 3 टाइप के। क्रोमोप्लास्ट का मतलब रंगीन, रंग देगा। रंग का मतलब अलग अलग टाइप के, जैसे मैंने आपको बोला अलग अलग, जैसे मैंने बोला कि मिर्च लाल रंग की होती है, तो मिर्च में होता है कैप्सिथिन। क्या होता है? कैप्सिथिन। मैंने बोला टमाटर लाल रंग का होता, तो आप बोलेंगे टमाटर लाल रंग का होता है लाइकोपिन के कारण। तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के जो कलर होते हैं ना, वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होते हैं। ये कहाँ पाया जाएगा? तो अपन बोलेंगे ये पाया जाएगा जड़ वगैरह में, क्योंकि जड़ का कोई कलर नहीं होता, तो अपन बोलेंगे जड़ में ल्यूकोप्लास्ट, बाकी सारे पादप में ये, और हरा पार्ट जहां आपको दिख रहा है वहां पे पाया जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट। तो रंगहीन कौन सा है? रंगहीन आपका ल्यूकोप्लास्ट है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या जाएगा? करेक्ट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे है जो जाएगा।
क्रोमो के बारे में बता दिया। हीमोग्लोबिन है जो रक्त को लाल रंग देता है, रक्त का लाल रंग देने का काम कौन करेगा, तो अपन बोलेंगे हीमोग्लोबिन। हीमोसाइनिन क्या करेगा, इसमें कॉपर पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है। जैसे हीमोग्लोबिन में Fe पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में Fe होता है, तो इसमें क्या होता है, Cu होता है, कॉपर होता है, ठीक है। हीमोसाइनिन ये नीला कलर देता है, जिसमें हीमोसाइनिन होता है ना वो क्या देता है, नीला कलर, ये नीला कलर देगा, ये लाल कलर देगा, इसमें आयरन होता है, इसमें कॉपर होता है। अगला सवाल, अगला सवाल बोला जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे किस नाम से जान, अभी भी मैंने आपको बोला जिसमें क्रोमोप्लास्ट होता है उसे क्लोरोफिल वर्णक होगा, उसे किस नाम से जानेंगे। तो क्लोरोफिल का मतलब है, क्लोरोफिल एक वर्णक है, या तो क्लोरोफिल बोल दो या अपन इसको बोल सकते हैं पर्णहरित, या तो क्लोरोफिल बोल दो या आप इसको बोल दो पर्णहरित, कि क्लोरोफिल बोल दो या अपन इसको पर्णहरित। पर्णहरित क्या काम करेगा, हरा रंग देगा, मतलब पादप का हरा रंग किस वर्णक के कारण, किस पिगमेंट के कारण होगा, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, हमारा आंसर जाएगा हरा रंग। हरे रंग की वजह से क्या होगा, किसी भी पादप का हरा रंग होता है। अब हरा रंग जिसमें भी होगा उसका मैंने देखो अभी भी आपको पीछे नाम बताया कि जिसमें हरा रंग होगा उसको किस नाम से जानेंगे, तो अपना बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्लोरोप्लास्ट के लिए ऑप्शन नंबर क्या आएगा, यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर। लाइकोपिन क्या कैसा कलर देगा, तो अपना बोलेंगे लाइकोपिन देगा जो लाल कलर, कैसा, लाल कलर देता है, लाल रंग देगा। बायोब्लास्ट, बायोब्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जानते हैं, बायोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कोशिका का रसोई घर, कोशिका का रसोई घर किसको बोलेंगे, रसोई किसको बोलते हैं, जहां पे भोजन बनता है, जहां पे क्या बनता है, जहां पे भोजन बनता है उस भाग को क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं किचन, रसोई। तो रसोई घर कोशिका का किसको बोलेंगे, तो हमारा आंसर आएगा कि क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि क्लोरोप्लास्ट में क्या बनता है, भोजन बनता है। क्लोरोप्लास्ट का मतलब अपन बोलेंगे इसको हरित लवक, क्या बोलेंगे इसको, हरित लवक। हरित लवक में भोजन बनेगा, भोजन बनने की वजह से इसे रसोई घर या किचन के नाम से अपन जानते हैं। केंद्र को नहीं बोलते, राइबोसोम को नहीं बोलते, लाइसोसोम को नहीं बोलते, तीनों ऑप्शन यहाँ पे हमारे गलत जाएंगे, इनके बारे में हमने चर्चा कर रखी है। अगला सवाल आपको बोल रहा है कि पत्तियों का पीला रंग किस कारण होता है, क्या बोल रहा है, पत्तियों का पीला रंग किसके कारण होता है, तो अपन बोलेंगे कैप्सिथिन के कारण मिर्च का लाल रंग होता है। कैप्सिथिन कैसा रंग देगा, तो अपन बोलेंगे कैप्सिथिन रंग देता है लाल, कैसा रंग देगा, लाल। लाइकोपिन भी कैसा रंग देगा, अपन बोलेंगे लाल। क्लोरोफिल कैसा रंग देगा, अपन बोलेंगे हरा। ये कैसा पूछा, पत्तियों का पीला रंग। केलोटिनोइड भी बोल सकते हैं अपन इसको, जेंथोफिल के नाम से भी अपन बोल सकते हैं, लेकिन अगर है ये है जो भी है वो सही है इसमें। बाकी ज्यादातर आंसर जेंथोफिल ज्यादा बढ़िया रहता है, पीला रंग के लिए जेंथोफिल वर्णक होता है। क्लोरोफिल, लाइकोपिन, कैप्सिथिन, कैप्सिथिन मिर्च का लाल रंग देता है, लाइकोपिन टमाटर का, क्लोरोफिल हरा रंग पादप को देगा। अगला सवाल, पर्णहरित की धातु में क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल या पर्णहरित, क्लोरोफिल या पर्णहरित, क्लोरोफिल या पर्णहरित कैसा रंग देगा, तो अपन बोलेंगे पर्णहरित, या ये दोनों देगा आपका हरा रंग, और हरे रंग की वजह से इसके अंदर क्या पाया जाता है, आपका लोहा। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर जाएगा। लास्ट सवाल आपकी क्लास का बोल रहा है स्टार्च, तेल और प्रोटीन स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थों में क्या कहाँ उपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर, स्टार्च, तेल, प्रोटीन है ना, तो आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर एक आपका क्या जाएगा, करेक्ट आंसर जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर एक आपका क्या जाएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर यहाँ पे जाने वाला है। ये हो गए भैया आज के आपके सवाल। सारे के सारे जो सवाल है वो PYQ है, पीछे पूछे गए हैं, ऐसा कोई सवाल नहीं जिसको पूछा नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।